आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बाद हिंदी व्याकरण के शब्द विचार। हिंदी वर्णों के मिलने से शब्द बनता है। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि, विच्छेद, रूपांतरण का निर्माण होता है और इस पे विचार किया जाता है। शब्द की परिभाषा, शब्द किसे कहते हैं? एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे एक ही वर्ण में निर्मित शब्द न, नहीं, व और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा, ये सब क्या हैं? शब्द हैं। शब्द के भेद कितने हैं? उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद हैं, 3 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पे यानी बनावट के आधार पे रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। रूढ़ किसे कहते हैं? जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हों, उसे रूढ़ कहते हैं। किसी और शब्द के योग से न बने हों तो उसे रूढ़ कहते हैं। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं हो, उसको टुकड़ा कर देंगे, उसको छोटा कर देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, तो उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे कल, अब ल कोई शब्द हो नहीं सकता, इसमें क, ल, प, र के टुकड़े का कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक हैं, तो इसे रूढ़ कहेंगे। अब आप जान गए कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ऑप्शन में पूछा जाता है कि ये शब्द क्या है, रूढ़ है कि यौगिक है कि योग रूढ़ है, तो आप बता सकते हैं आराम से। जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे रूढ़ कहते हैं। अब यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द कोई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, ये यौगिक कहलाते हैं। जैसे देवालय, एक देव हो जाएगा, एक आलय हो जाएगा, प्लस तो देवालय हो जाएगा। फिर राजपुरुष, एक राज प्लस पुरुष, राजपुरुष हो जाएगा। इसके बाद हिमालय, हिम धन आलय, हिम रहेगा फिर जाके आलय रहेगा। देव धन दूत, देव और दूत 2 शब्द मिल रहे हैं तो इसे यौगिक कहेंगे। ये सभी शब्द 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। इसके बाद है योग रूढ़। अब यौगिक शब्द आप जान गए कि सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अब है योग रूढ़। योग रूढ़ उसे कहते हैं वे शब्द जो यौगिक तो है किंतु सामान्य अर्थ में न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज, दशानन, पंकज में पंख धन ज यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला पंकज, तो ये हो जाएगा योग रूढ़। फिर सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर कमल का अर्थ में रूढ़ हो जाता है तथा पंकज शब्द योग रूढ़ है। इस प्रकार 10 आनन मुख, दशानन यानी 10 मुखों वाला रावण, ये योग रूढ़ में आ जाएगा, 10 मुख वाला रावण। फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, बनावट के आधार पे 3 भेद थे, अब उत्पत्ति के आधार पे है 4 भेद हैं। इसमें है पहला तत्सम। उत्पत्ति के आधार पे 4 भेद हैं, तो पहला है तत्सम, जो कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के ले लिए गए हैं, वे तत्सम कहलाते हैं। अब ये अक्सर एग्जाम पूछा जाता है तद्भव तत्सम, तो जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि। अब है तद्भव। वे शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए,
पहले संस्कृत में थे फिर हिंदी में आए, वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, खेत, रात, सूरज। अब इसी का तत्सम रूप होगा, आग का अग्नि होगा, खेत का क्षेत्र होगा, रात का रात्रि होगा, सूरज का सूर्य होगा। इसी तरह तद्भव शब्द है। फिर है देशज शब्द। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति तथा व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना, ये सब देशज हैं। फिर है विदेशी या विदेशज शब्द। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा में बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, ये विदेशी शब्द है। अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। ऐसे कुछ विदेशी शब्द की सूची नीचे दी जा रही है, जो निम्न है। जैसे कि कॉलेज, पेंसिल, ये सब विदेशी शब्द हैं। रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पैन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल आदि। ये हिंदी में नॉर्मल भाषा में बोले जाते हैं, लेकिन ये विदेशी शब्द हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर इसी में कुछ फारसी शब्द हैं, जैसे कि अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी आदि। ये हैं फारसी शब्द। अब पूछा जा सकता है, जैसे कि ऑप्शन में दे दिया कि आदमी क्या है, देसी है, विदेशी शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, तो ये क्या है, फारसी है। अब है अरबी। अरबी शब्द हैं औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब आदि। ये है अरबी शब्द। अब कुछ तुर्की शब्द भी हैं जो हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, ये तुर्की शब्द है। दरोगा, बहादुर आदि। अब कुछ पुर्तगाली शब्द हैं अचार, आलपीन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफ़ी, कमीज आदि। ये पुर्तगाली शब्द हैं। फारसी में आ जाएंगे पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल आदि। अब कुछ चीनी शब्द भी हैं जो कि हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि। और यूनानी शब्द हैं टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा आदि। और कुछ जापानी शब्द हैं जैसे कि रिक्शा। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद हैं। जैसे कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि प्रयोग शब्द के कितने भेद हैं प्रयोग के आधार पर, तो 8। इसमें आएगा पहला संज्ञा, फिर है सर्वनाम, फिर है विशेषण, फिर है क्रिया, फिर क्रिया विशेषण, फिर संबोधन, फिर है समुच्चय बोधन, फिर है विस्मय बोधक। इन 8 प्रकार शब्दों को भी विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, एक विकारी है, एक अविकारी है। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है वे विकारी कहलाते हैं, जैसे कि कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, मैं, अच्छा, अच्छे, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं, ये सब विकारी शब्द में आएंगे। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं।
यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया 4 हैं जो विकारी शब्द हैं, बाकी हैं विकारी अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ किंतु, नित्य, और, हे, अरे आदि, यह है अविकारी। अब बाकी के 4 हैं जो 8 थे ना, तो 4 हैं क्रिया विशेषण, संबोधन, समुच्चय बोधन, विस्मय बोधक आदि। अब अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं। 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों में कुछ न कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाएंगे, जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि। अब निरर्थक शब्द आएंगे जिसका कोई भी अर्थ ना निकले। जैसे रोटी तो बोलते हैं, रोटी वोटी बोलते हैं तो वोटी का कोई अर्थ नहीं निकलता। पानी वानी, वानी का कोई अर्थ नहीं निकलता, ये निरर्थक है। डंडा वंडा, वंडा का कोई अर्थ नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में कोई भी विचार नहीं किया जाता है। पद विचार सार्थक वर्ग वर्ण समूह शब्द कहलाता है। जो प्रयोग वाक्य में होता है वह स्वतंत्र नहीं रहता बल्कि व्याकरण के नियमों में बन जाता है और प्रायः रूप में बदलता रहता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द न कहकर पद कहा जाता है। हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं। अब है इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अब हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें गुण, धर्म, स्वभाव, बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि श्याम, आम, मिठास आदि, ये है संज्ञा। अब संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे जिस संज्ञा शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि कोई नाम है, जैसे जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण, रामायण, ताजमहल, ये सब व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। कुतुब मीनार, लाल किला, हिमालय आदि। फिर है जातिवाचक। जातिवाचक में आ जाएंगे वे शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जो कि मनुष्य एक पूरी जाति है। नदी, नदी में सारे नदी आ जाएंगे। नगर में पूरे नगर आ जाएंगे तो एक जाति हो गया। पर्वत में पशु में सारे जानवर, कुत्ता, बिल्ली सब आ जाएंगे, शेर उर सब आ जाएगा। पक्षी में भी हर तरह के पक्षी आ जाएंगे। लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस में सब भैंस आ जाएंगे, बकरी, नारी और गांव आदि। फिर है भाववाचक। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो हमें दिखाई नहीं देता, अंदर से निकलता है, ये होता है भाववाचक। जैसे बुढ़ापा, मिठास कहीं दिखाई देगा नहीं, इसको खाने पे ही पता चलेगा। बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि। नोट है यानी विशेष कुछ है। कुछ विद्वान अंग्रेजी के कारण, भाव के कारण संज्ञा शब्द को 2 भेद बताए हैं, जैसे कि समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। समुदायवाचक में आ जाएंगे जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का बोध होता है उसे समुदायवाचक कहते हैं। जैसे कि एक सभा, पूरा एक सभा में समुदायवाचक आ जाएगा। कक्षा, सेना, भीड़, पुस्तकालय, दल आदि। फिर है द्रव्यवाचक। जिन संज्ञा शब्दों में किसी धातु, द्रव्य आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि घी,
तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, गेहूँ, कोयला आदि ये सारे क्या हैं? द्रव्यवाचक हैं। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हो गए, किंतु अनेक विद्वान समुदायवाचक और द्रव्यवाचक को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं। अगर आपको ऑप्शन में आ गया संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 5 लगाएंगे आप ऑप्शन में, और उसे उचित भी प्रतीत होता है। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा को 4 प्रकार भागों में बांटा गया है, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा से दास से क्या हो गया? दासता हो गया। पंडित से पंडित्य हो गया। बंधु से बंधुत्व हो गया। क्षेत्रीय से क्षेत्रित्व हो गया। पुरुष से पुरुषत्व, प्रभु से प्रभुता हो गया। पशु से पशुता हो गया। ब्राह्मण से ब्राह्मणत्व हो गया। मित्र से मित्रता, बालक से बालकपन, बच्चा से बचपन, नारी से नारीत्व। अब है सर्वनाम से अपना से अपनापन, अपनत्व से निज, फिर है स्व से सत्य, स्वत्व, फिर है सर्व से सर्वस्व, अह से अहंकार, मम से ममत्व, फिर विशेषण से कुछ आ जाएंगे। मीठा से मिठास बन गया, भाववाचक बन रहा है। चतुर से चातुर्य, मधुर से माधुर्य, सुंदर से सौंदर्य, हरा से हरियाली, ये सब भाव है। सफल से सफलता, प्रवीण से प्रवीणता, मैला से मैल, निपुण से निपुणता, खट्टा से खटास, फिर है क्रिया से खेलना से खेल हो गया, थकना से थकावट हो गया, लिखना से लेख हो गया, और लेना से लेन देन हो गया, पढ़ना से पढ़ाई हो गया, मिलना से मेल हो गया, चढ़ना से चढ़ाई हो गया। चढ़ाई ये सब भाववाचक है। मुस्काना यानी मुस्कान भाव है। कमाना कमाई, उतरना उतराई, उड़ना से उड़ान, रहना से सहना, रहन से सहन, देखना से देखभाल करना। वही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।